ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेवाइस लैटिसेस के बारे में एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है क्यूबिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑर्थोरोम्बिक, देन टेट्रागोनल, देन हेक्सागोनल। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इस तरह के यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और ये भी देखा था हम लोगों ने कि हेक्सागोनल में सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव ब्रेवाइस लैटिस पॉसिबल है। ठीक है, इसमें 2 लैटिस पॉइंट एडिशनल भी होते हैं, दिस लाइज एट द सेंटर ऑफ अपर फेस एंड सेंटर ऑफ लोअर फेस। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है। सो दिस इज आवर हेक्सागोनल। ठीक है, इसके एज लेंथ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ए इज इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एंड these angles are these axial angles are equal to 90 degree but gamma is equal to 120 degree। ठीक है, हेक्सागोनल के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट एंड फिफ्थ क्रिस्टल सिस्टम इज आवर ट्राइक्लिनिक। ठीक है, सो ट्राइक्लिनिक के बारे में सबसे पहले एज लेंथ देखेंगे। A does not equal to B does not equal to C। जितने भी एज लेंथ हैं they all are unequal to each other and axial angles are not equal to each other and they are also not equal to 90 degree, means alpha does not equal to beta does not equal to gamma and they are not equal to 90 degree also। ठीक है, इसमें भी ब्रेवाइस लैटिस एक ही पॉसिबल है, विच इज प्रिमिटिव। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। This is your structure of triclinic crystal system।
Next crystal system is our rhombohedral. As the name suggests, this unit cell will be just similar to rhombus. ठीक है, चलिए सबसे पहले एज लाइन देखेंगे. ठीक है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. ठीक है, आप जानते हैं कि रोम्बस के जितने भी साइड्स होते हैं दे ऑल आर इक्वल टू ईच अदर. आप रिमेंबर कर सकते हैं. इन केस ऑफ रोम्बोहेड्रल ऑल एज लाइंस विल बी इक्वल. एक्सियल एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हैं? ऑल एक्सियल एंगल्स आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, जितने भी एक्सियल एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. बट ऑल एक्सियल एंगल्स विल बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. इसमें भी ब्रेवाइज लैटिस एक ही पॉसिबल है, विच इज प्रिमिटिव. ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल. ठीक है, next and last crystal system which is known as monoclinic. ठीक है, देखिए मोनोक्लिनिक का एज लेंथ क्या होगा? A is equals to B does not equal to C. ठीक है, इसके बाद एक्सियल एंगल्स. ठीक है, याद रखना है एक्सियल एंगल्स के बारे में. अल्फा इज इक्वल्स टू गामा एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे. बीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 90 डिग्री. इसमें दो ब्रेवाइज लैटिस पॉसिबल है. फर्स्ट वन इज primitive and second one is base centered. ठीक है, बेस सेंटर्ड का ही एक और नाम है इन सेंटर्ड. ठीक है, देखिए दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा.
दिस इज प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक, and this is your incentive. कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आप सारे स्ट्रक्चर्स को काउंट करेंगे तो वी विल गेट 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। ठीक है, और टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, इन सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सबका नाम आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट वन इज क्यूबिक, सेकेंड वन इज टेट्रागोनल, थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ वन इज हेक्सागोनल, देन ट्राइक्लिनिक, देन रोम्बोहेड्रल, देन लास्ट इज मोनोक्लिनिक। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और थोड़ा सा हमें हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट यूनिट सेल। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि यूनिट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ठीक है, चारों तरफ जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी यूनिट सेल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, सबका प्रॉपर्टी क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। तो अगर हमें उस क्रिस्टल सिस्टम के बारे में स्टडी करना है, अगर हमें उस क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जानना है, तो हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना होगा? यूनिट सेल के बारे में, बिकॉज यूनिट सेल इज द यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके यूनिट को ही, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज योर यूनिट सेल। तो अगर हमें किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, लाइक डेंसिटीज, वॉल्यूम, ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, तो अगर हम किसी एक यूनिट सेल के प्रॉपर्टी के बारे में अगर स्टडी कर लेंगे, then that property will be similar to the properties of all crystalline solid. So that is why we are studying about properties of unit cell. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग इज contribution of atoms at different lattice points in a unit cell. ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स इन द यूनिट सेल। ठीक है, देखिए कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग लैटिस पॉइंट पे अगर एटम्स है, ठीक है, किसी भी यूनिट सेल में अगर अलग अलग लैटिस पॉइंट्स है, मींस अलग अलग रीजन में अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस प्रेजेंट है, then the contribution of each lattice point will be different. ठीक है, मतलब यूनिट सेल में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है।
फर्स्ट में अगर किसी यूनिट सेल के अगर कॉर्नर पे कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस है, ठीक है, रिमेंबर ऑल एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दे आर सपोज्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो जब भी हम स्फीयर की बातें करेंगे सो वी विल अंडरस्टैंड दैट दैट स्फीयर इज आइदर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। चलिए, अगर कॉर्नर पे एटम्स हो तो यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा हमें ये जानना है। लेट अस अज्यूम दिस इज द अपर फेस ऑफ 4 क्यूब्स, ठीक है। ध्यान में रखना है कि दिस इज द अपर फेस, ठीक है। एक एटम को हम लोगों ने रखा है जस्ट कॉर्नर्स पे, जितने भी फेसेस दिख रहे हैं, जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं उनके कॉर्नर के सेंटर पे रखा है, ठीक है। देन दिस स्फीयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। रिमेंबर दिस इज द अपर फेस ऑफ 4 क्यूब्स, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर भी तो 4 क्यूब्स होंगे, तो जस्ट इसके ऊपर और 4 क्यूब्स को रखेंगे, देन दिस स्फीयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 स्फीयर्स, ठीक है। तो एक ही स्फीयर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 8 पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। One sphere has been divided into 8 equal parts. So what will be the contribution of this sphere in one unit cell? एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, दैट इज योर 1/8 पार्ट, ठीक है। So if an sphere, if atoms, molecules or ions are present at corner, then the contribution of that atom inside the unit cell will be 1/8, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी यूनिट सेल की, लेट अस अज्यूम दिस इज योर यूनिट सेल, ठीक है। लेट अस अज्यूम दिस इज वन ऑफ द यूनिट सेल, और अगर इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे अगर हमने किसी भी एक स्फीयर को रखा है, देन व्हाट पार्ट ऑफ दिस स्फीयर इज लाइंग इनसाइड द क्यूब, मतलब इस यूनिट सेल के अंदर कितने पार्ट्स हैं, सो 1/8 पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर फेस पे होंगी, ठीक है, दिख रहा है आपको। लेट अस अज्यूम दिस आर 2 यूनिट सेल, ठीक है। तो इसका फेस कहां पे होगा, दिस इज योर फेस, दिस इज द कॉमन फेस, ठीक है। दिस फेस इज कॉमन फॉर बोथ यूनिट सेल, इसका भी एक फेस है एंड दिस सेम फेस इज लाइंग इनसाइड दिस क्यूब, ठीक है। मतलब ये जो फेस है दोनों क्यूब में क्या है, कॉमन है। लेट अस अज्यूम कि ये जितने भी फेसेस है, तो फेस के सेंटर पे हमने क्या किया है, एक स्फीयर को रखा है। लेट अस अज्यूम कि इसके सेंटर पे हम लोगों ने रखा है, ठीक है, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि इसके सेंटर पे एक स्फीयर को रखा, तो किसी भी एक यूनिट सेल में, ठीक है, इस स्फीयर का कितना पार्ट है, सो वी हैव 1/2 पार्ट, ठीक है। हाफ पार्ट क्या होगा, इस वाले क्यूब में होगा और 50% पार्ट राइट साइड वाले क्यूब में, ठीक है। सो इफ एन स्फीयर इज लाइंग एट द फेस ऑफ एनी यूनिट सेल, देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एटम दैट स्फीयर विल बी 1/2 पार्ट, ठीक है। चलिए उसी तरह से अगर एस पे रखा है,
ठीक है। अगर किसी एज पे रखा है, लेट अस एज्यूम ठीक है, लेट अस एज्यूम कि दिस इज आवर यूनिट सेल और इसके एज के सेंटर पे हम लोगों ने क्या किया है, एक किसी भी स्फीयर को रखा है। ठीक है, तो आप सोचिए लेट अस एज्यूम दिस क्लासरूम इज यूनिट सेल, ठीक है, और इसके एज पे हम लोगों ने क्या किया है, एक यूनिट सेल को, सॉरी इसके एज पे हम लोगों ने क्या किया है, एक स्फीयर को रखा है। ठीक है, तो आप सोचिए कि एक स्फीयर जो एक यूनिट सेल जो है इसके जस्ट ऊपर होगा, ठीक है, इसके जस्ट बगल में होगा, ऊपर होगा एक यूनिट सेल और एक इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, सो दिस यूनिट सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर एज के सेंटर पे अगर हमने किसी भी स्फीयर को रखा है, देन दिस स्फीयर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एज ऑफ एनी यूनिट सेल, देन कंट्रीब्यूशन विल बी 1/4 पार्ट। ठीक है, लास्ट इज बॉडी सेंटर। ठीक है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दिस इज यूनिट सेल और इस यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर मतलब ट्यूब के जस्ट सेंटर पे किसी भी एक स्फीयर को रखा है। ठीक है, सो व्हाट पार्ट ऑफ दिस स्फीयर इज लाइंग इनसाइड द ट्यूब, ऑब्वियसली 100%, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं इस स्फीयर के वो सारे के सारे किधर हैं, ट्यूब के अंदर, and that is why contribution of atom when they are placed at the center of cube body center is 1, means 100%, so its contribution will be equal to 1। ठीक है, next topic we will discuss in next class। thank you।